देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा गर देखा हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ न्यूज। पूरा देश आज खुशियां मना रहा है, झूम रहा है पूरा देश। आज ही के दिन हमने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी थी, देश आज़ाद हुआ था और धीरे धीरे हम एक महाशक्ति बनते चले गए। आज विश्व में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज़ादी के इतने वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। हमारा समाज रोज़ एक करवटे बदलता चला जाता है। समाज के ऊपर जिसकी सबसे बारीक निगाहें रहती हैं वो है साहित्यकार, एक गीतकार, एक कवि, जो समाज को हमेशा आईना दिखाने का काम करता है। आज हमारे साथ देश के एक बहुत बड़े गीतकार हैं, प्रियांशु गजेन को आप सभी जानते हैं। हमारे कार्यक्रम में प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं 76वां ये हमारा आज़ादी का पर्व है और मैं पूरे देश के जो जो लोग भी सुन रहे हैं मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस बात के लिए मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली है, बस इस बात को ध्यान में रखना है और हमें हर वो काम करना है जिससे हम दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि जीवन सबका बहुत छोटा छोटा है, सबको मालूम है कि ज़िंदगी क्या है और कोई ऐसा धरती पर नहीं है जो अमर है। तो हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे हमारे पूर्वज लज्जित हों। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बलि दे करके हमारे देश की इस नौका को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम सबका और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी ये कर्तव्य है कि हम उसे और समृद्ध करें और विकसित करें ताकि देश का पूरी दुनिया में नाम हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि हम मिलकर रहेंगे तो तरक्की करेंगे, तरक्की करेंगे तभी देश का नाम होगा। भारत विविधताओं के लिए जाना जाता है, अनेक धर्मों के लिए, अनेक भाषाओं के लिए भारत की पहचान रही हमेशा। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनती हैं कभी कभी, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे धार्मिक उन्माद की बातें आ जाती हैं, कभी समाज के बंटवारे को लेकर बहुत सारी बातें उठती रहती हैं। हमारा देश जो है वो हमेशा से विविधता के लिए जाना जाता है। वर्तमान में जो परिस्थितियां, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे श्रीधर पाठक एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारी जो भारत की भूमि है, इसमें आप पूरी दुनिया में चले जाइए, कहीं पर आपको बर्फ़ मिलेगी तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कहीं पर जल है, वर्षा हो रही है तो वर्षा ही हो रही है। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको एक ही समय में चारों मौसम, चारों ऋतुएं, सभी प्रकार के फूल। उन्होंने लिखा खेलत ही गिर पड़ी, मनो विश्व बाजीगर थैली खेलत ही गिर पड़ी और भूमि पर यूं ही फैली। श्रीधर पाठक की कविता है। उन्होंने लिखा कि ये भारत की भूमि ऐसी है जिस पर जैसे लगता है कि जब दुनिया बनाने वाले ने सारी दुनिया बनाना शुरू किया और बनाते बनाते धीरे धीरे सारी चीज़ें, तो जो मटेरियल बचा था, तो कहीं से फूल अच्छे बचे थे, कहीं कुछ बचा था, कहीं कुछ, जितना भी सब कुछ बचा था वो सारा कुछ यहीं पर लाके उसने इकट्ठा कर दिया। इसलिए विश्व में जितना है, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति में, कि भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि आप पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जब आप चलते चले जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किसी एक देश में हैं या हजारों देश घूम कर आए हैं। भाषा अलग, यहाँ तो कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर बानी। ऐसा कहा जाता है कि बानी और पानी यहाँ पर पल पल बदलते रहते हैं, कदम कदम पर। तो ये विविधताएं जो है, यही इस देश की विशेषता है। पूरी दुनिया में प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर पढ़ाई होती थी और हजारों कोर्स थे, भूत प्रेत पिशाच जादू टोना विज्ञान, कुछ ऐसा बाकी ही नहीं था। कारण उसका है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो पूरी दुनिया से तीव्र है। हमारे यहाँ जब वेद पुराण लिखे जाते थे तो पूरे देश को, ये लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को मतलब कि ढंग से जीना नहीं आता था। अभी पिछले दिनों घटनाएं हुई, अमेरिका ने चंद्रमा देख लिया, तो मैंने एक गीत कहा था बहुत अच्छा, आपको मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि देखा होगा
बड़ा इतरा रहे थे लोग कि हमने चंद्रमा देख लिया है, हम चंद्रमा पर हो आए और भारत में अभी जादू टोना हो रहा है। तो मैं उनसे कहूँगा कि देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा गर देखा हिंदुस्तान नहीं, देखा भी तो क्या देखा गर देखा हिंदुस्तान नहीं, जहाँ गार्गी लोपा मुद्रा सावित्री व सीता है। ये हमारी विदुषी स्त्रियां थी जो वेद मंत्रों की रचना करती थी। जहाँ गार्गी लोपा मुद्रा सावित्री व सीता है, कंठ कंठ में रामायण हर दिल में बसती गीता है, जहाँ दिलों में गूंज रही अब्दुल अशफाक की गाथाएं, तिलक लगाकर जहाँ भेजती रण में बेटे माताएं। पूरी दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ युद्ध लड़ते जाते समय बेटों को माताएं तिलक करके भेजती थी कि बेटा तिलक करके जाओ और मातृभूमि की रक्षा में प्राण देकर आना, भागकर नहीं आना। तिलक लगाकर जहाँ भेजती रण में बेटे माताएं, कहीं पद्मिनी जौहर करती लक्ष्मी का बलिदान, कहीं देखा भी तो क्या देखा गर देखा हिंदुस्तान नहीं। तो हमारे देश की ये विविधता ही तो हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। कवि है जो पूरे देश में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये लोग ऐसी भी जगह जाते हैं जहाँ की हिंदी या उर्दू वहाँ की मूल भाषा नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद इनको बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा प्यार का पैगाम देते हैं, हमेशा मोहब्बत का, जोड़ने का पैगाम देते हैं। एक कवि जो पूरे देश में घूमता है, उसको देश के हालात इस पर कैसे नजर आते? देखिए देश, अगर कविता के भाव में बताएं। अगर देश के देखिए हालात सब अच्छे हैं, हालात कहीं नहीं खराब हैं। आप मतलब अभी मेवात में दंगा हुआ, कितने लोग दंगे में शामिल थे? 1000, 1500। फिर आप इन 1500 लोगों के लिए आप 130 करोड़ लोगों को क्यों भुला रहे हैं? बस ये है कि बुराई ज़्यादा दिखती है, इसलिए हम सिर्फ बुराई ही देखते हैं, रही जो कसर है वो हमारे चैनल पूरी कर देते हैं। वो लगातार फोकस करके यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। और हम और आप, हमारे बाराबंकी में कितने सारे मुसलमान रहते हैं, हम साथ में रहते हैं, कितने सालों से रहते हैं। आज तक किसी ने दिखाया कि हम मोहब्बत से, हाँ अमन चैन से ईद में एक दूसरे के घर जा रहे हैं, होली में एक दूसरे के घर जा रहे हैं? हम ये कोई चैनल दिखा रहा है? दिखाई नहीं रहा। अभी हम आपसे झगड़ा कर लें, कल को बस चैनल वाले हम दोनों टीवी के स्टार हो जाएंगे। एक आपका बहुत ही मशहूर गीत है वो हिंदू मुसलमान। हाँ, वो मेरा गीत ये था कि चंद्रमा देखो सदियों से, हजारों साल से देख रहा है इस धरती को, बनते हुए भी देखा उसने। और कई बार कहते हैं धरती पर बर्फ जमी और शोले फूटे, और तो चंद्रमा से ही कवि का प्रश्न है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति इसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है बौद्धिक प्रेरणा से होता है, कोई राजनीति से प्रेरित है, कोई आर्थिक लाभ से, तो वो सही जवाब नहीं देगा। मैं चंद्रमा से पूछता हूँ कि हिंदू व मुसलमानों का परिवेश वही है, तो बोल जरा चांद क्या ये देश वही है? ये देश कौन सा देश? ये देश वो देश था कि गांधी व भगत सिंह की जागीर कहाँ है? कि हमारे नेताओं ने आज का जो स्वप्न देखा था, ये वही स्वप्न है, वही स्वप्नित भारत है। गांधी को लोग गालियां दे रहे हैं, गोडसे को महान बता रहे हैं। मतलब क्या है इस देश की संस्कृति, कहाँ जा रही है? गांधी व भगत सिंह की जागीर कहाँ है? सोने की चिड़ैया की वो तस्वीर कहाँ है? 40 करोड़ लोगों का सपना कहाँ गया? एक आदमी ने आज़ादी में नहीं लड़ा, 40 करोड़ लोग उस समय थे। किसी ने कपड़े त्याग दिए, बच्चों ने, मुंशी प्रेमचंद हमारे लेखक थे, उन्होंने नौकरी त्याग दी। कितने सारे लोग जो ऐसे हैं जिनका नाम ही नहीं रजिस्टर में आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। 40 करोड़ लोगों का सपना कहाँ गया? नेता सुभाष चंद्र वो अपना कहाँ गया? दिल्ली में छुपा अपना ये दरवेश नहीं है, तो बोल जरा चांद क्या ये देश वही है? कभी प्रश्न पूछे तो किससे? नाचे थे तनक धिन्न तो हर एक सवाल पर, क्यों धर्मराज मौन हो मेरे सवाल पर? मधुबन का मधुर कुंज ये किसने जला दिया? भाई पे है किस भाई ने आरा चला दिया? अपराधी अदालत में वो क्यों पेश नहीं है? तो बोल जरा चांद क्या ये देश वही है? कवि तो पीड़ा होती है और गाता है, गा के शब्दों में अपने दर्द को भर देता है, लेकिन अगर दुनिया उसे समझ जाए तो लेखनी और शब्द दोनों सार्थक हो जाते हैं, अन्यथा कभी पीड़ा में ही मर जाता है।
अच्छा, एक बात बताइए कि इस भारत देश के अंदर हमेशा एक आदमी अपनी बात रखता था, और आजकल जैसे ही कोई आदमी अपनी बात रखता है तो फौरन एक नई संस्कृति आ गई ट्रोल करने की। इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मैंने एक दिन मोदी जी के जन्मदिन पर लिख दिया कि जन्मदिन की बधाई। हमारे प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है, सबकी हम सबकी संवेदना उनके साथ है। और तो नीचे लोगों ने कमेंट में लिखना शुरू किया, आप भाजपा कब ज्वाइन कर रहे हो, आप ये कब कर रहे हो, आप तो राजनीति के गुलाम हो गए हो, आप तो मतलब कभी को तो सत्ता के विपक्ष में होना चाहिए, आप ऐसा कैसे मतलब कर रहे हो। और ऐसे ऐसे तमाम सारे मतलब कमेंट आए फेसबुक पर मैंने देखा। अगर मैं विरोध में लिख दूं, बाय द वे कोई घटनाएं होती, मैं तो अक्सर सत्ता के विरोध में लिखा करता हूं। आपने पढ़े होगा कि आप मोदी लहर में हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। चूंकि एक लहर आई और उसमें तमाम सारे राजनेता विजयी हो गए, ऐसे लोग भी विजयी हुए जिनको नहीं होना चाहिए था। वो था कि हमारे यहाँ एक बार चुनाव हुआ था, तो मतलब हमारी नज़दीकियाँ थी प्रत्याशी से, और चुनाव जीतने के बाद उनका सफारी का शीशा बंद रहता था और चश्मा लगा के निकलते थे वो मैडम। तो हम अक्सर गली में भेंट हो जाती, तो जब तक चुनाव था तो वो हमसे नमस्ते किया करती थी। जब चुनाव ख़त्म हुआ तो उनकी अपेक्षा ये हुई कि मैं उनसे नमस्ते करूं। तो मुझे तो पता है तुम 5 साल के हो, मैं तो जीवन भर का हूँ। तो मैंने एक दिन, वो चीफ गेस्ट थे कवि सम्मेलन में, तो मुझे वो वाकया याद आया कि अब अपेक्षाएं लोगों की क्या है। तो हमने पढ़ा कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, लक्ष्य हम पर सधे थे। और उस समय चुनाव में सबका नारा था लक्ष्य 2014, लक्ष्य 2016 जो भी था, तो लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुई मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। खैर, मेरी बात को शायद सरकार ने सुना और अगली बार से उन महोदया को यहाँ से हटा भी दिया गया, आप सब जानते हैं उनको। तो ये था। तो हमारा कहने का मतलब, राजनीतिक जो प्रेरणाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं से प्रेरित होकर लोग कर रहे हैं। जबकि हृदय से अगर उनसे पूछो कि आप किधर हो, तो आप व्यवस्था के लिए हो। इस देश में आज भी वैसे ही चल रहा है, लगभग चल रहा है। 1,000 रुपये दे करके आप जो काम करा सकते हो, 1 साल चप्पल घिस कर नहीं करा सकते हो। अच्छा, एक और परंपरा आई है जिसमें हम क्या, जो हमारे पुराने नेता हुए हैं, हम उन नेताओं को बहुत भला बुरा कहते हैं। हालांकि उस टाइम जो भी सरकार आएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो हमारा होगा, देश प्रेम करने वाला होगा, देश के लिए उसने किया है। किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, लेकिन ये जो कोसने वाली परंपरा शुरू हुई है, तो इसको आप किस निगाह से देखते हैं? ये तो बहुत ही गलत परंपरा है। और ये एक दिन डॉक्टर कुमार विश्वास जी एक कवि सम्मेलन में थे और उन्होंने बोला, और वो बात मुझे इतना घर कर गई कि मैं उन्हीं की बात को दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छी बिल्डिंग बना लें, 5 स्टार होटल बना लें और करोड़ों की संपत्ति बना लें, लेकिन हम जिस झोपड़ी से आए हैं अगर उसको गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो। भाई, नेहरू जी को जैसे लोग कहते हैं कि इसमें नेहरू का हाथ था, इसका इनका हाथ था, आप पढ़िए आज़ादी के समय स्थिति क्या थी। लाखों लोग बेघर थे, रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे थे। एक प्रधानमंत्री जा जा करके पूछ के खाना किसको मिला, भोजन मिला कि नहीं मिला, पानी किसको मिला। आज तो आप सब कुछ कर रहे हो, आज आपके पास पत्थर है, आपके पास सोना है, आपके पास मशीनें हैं। उस समय क्या था? जब नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय क्या था? दोष दे देना अलग बात है, और खुद करके आप जिंदगी में क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, आप क्या कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूर्वजों को गाली दो। अब आपके पिताजी ने मिट्टी का घर बनाया होगा, मेरे दादाजी ने मिट्टी का घर बनाया था, तो उन्होंने बनाया तो मैं कह दूं मेरा मेरा दादा बेवकूफ़ था कि उसने मिट्टी का घर बनाया। जब सीमेंट थी ही नहीं तो कहाँ से बना देगा मिट्टी का घर? आज सीमेंट है तो मैं सीमेंट बना रहा हूँ। मेरे दादाजी ने गारा और ईटा से चुनाई करवाई थी, तो मैं इसका मतलब ये थोड़ा मैं दादाजी को गाली दूं कि वो मूर्ख था, इसने कैसे मकान बना दिया है। मैंने देखो छत में मतलब गिट्टी डलवाई है और सीमेंट डलवाई है। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, और ये बातें वही लोग करते हैं जो बचकानी हरकतों वाले लोग हैं। ये कोई भी समृद्ध परंपरा का व्यक्ति नहीं करेगा। अच्छा, भारत की जो प्रियांशु जी पहचान रही है, वो हमेशा ये रही कि हम अपने क्या, गैरों के लिए हमने हमेशा अच्छी दृष्टि रखी है। इसीलिए भारत पूरी दुनिया में हमारे कल्चर, हमारा जो था, उसके लिए अलग पहचान रखता था। अभी जहाँ देखिए आप, चाहे टीवी पे देखिए, चाहे मंचों पे देखिए, वो चीर फाड़ वाली कविताएं और ज़्यादा हो रही दूसरे मुल्कों को। लेकिन अभी हमने सुना था कुछ दिन पहले ही, आपकी एक सीमा करके आई, जो सरहदों को आप कोई बंधन से मुक्त करते हैं, वो क्या है?
देखिए, मैं मंचों पर अक्सर कहा करता हूँ कि आप हास्य में ही कह देता हूँ। आप सोचो कि पाकिस्तान कितने दिन का है, जब से भारत से बटा पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान सब एक में ही था। केवल हमने सीमाएं रख दी और इंसान सब जगह एक ही तरह के रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जैसे अक्सर मैं कहा करता हूँ कि पाकिस्तान अगर कश्मीर चाहता है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम पूरा हिंदुस्तान ले लो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। अगर मैंने दे दिया तो वो क्या करेगा? वो कोई ऐसा तो है नहीं कि खोद के दिल्ली उठा के कराची में रख लेगा। वो बॉर्डर हटाएगा। बॉर्डर हटाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, हम अपना भाइयों बहनों कराची से करेंगे, ऐसा हम बोलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो सीमाएं राजनेताओं की बनाई हुई हैं। तो मैंने अभी एक गीत लिखा है कि कौन हवा राम जाने चली है, कौन हवा राम जाने चली है, जब से प्यार किया है तुमसे मुझसे सारी दुनिया जली है, कौन हवा राम जाने चली है। मतलब पिछले दिनों से टीवी के चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही, वो सीमा सचिन की है। तो मैंने उसमें कहा कि प्यार की कोई उम्र नहीं है, ना ही कोई सीमा, सीमा पार से भारत आकर के बतला रही सीमा, मैंने घर बदला है अपना, लेकिन पता मेरा प्रेम गली है, कौन हवा राम जाने चली है। उसमें हैदर साहब हैं तो वो भी परेशान है, तो ये तो भाग्य की बात है। खैर, वो मैं उसे नीति पूर्वक नहीं कहूँगा, सीमा का आगमन जो है वो न्यायपूर्वक नहीं है। अगर मानवीय दृष्टि से देखें तो बच्चों को लेके आप चलिए विवाह करके, लेकिन अगर प्रेम के दृष्टिकोण से देखो तो उसे सही कहा जाएगा। तो मैंने लिखा कि हैदर साहब के लिए मैंने कहा कि हर कोई मुझको देख रहा है जब से तुमने देखा, हर बच्चन की प्रेम कथा में होती है एक रेखा। ये तो एक हास्यात्मक था। हर बच्चन की प्रेम कथा में होती है एक रेखा, रेखाओं का खेल है सारा, पर किस्मत की रेखा बली है, कौन हवा राम जाने चली है। मोहब्बत करने वाला हमेशा कठिनाई में रहता है। तो मैंने कहा कांटों का रस पीकर हमने, सचिन की तरफ से अगर ये पंक्तियां बोलनी हो तो ऐसे ही कहेंगे कि कांटों का रस पीकर हमने फूलों को दुलराया, आग लगाने वालों को भी चंदन से नहलाया। ये दोनों मुल्क आग लगाते हैं। इधर से भी तमाम ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान खत्म हो जाए। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग होंगे जो हिंदुस्तान की समृद्धि नहीं देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों लोगों ने न भारत न पाकिस्तान, इन्होंने समृद्धि देखी, जीवन की खुशहाली देखी। तो मैं इसे प्रेम के दृष्टिकोण से ये एक सराहनीय कार्य है। कांटों का रस पीकर हमने फूलों को दुलराया, आग लगाने वालों को भी चंदन से नहलाया, एक सुमन को छू लेने से दो दो उपवन में खलबली है, कौन हवा राम जाने चली है। बहुत अच्छी बातें हम कर रहे हैं, देश के बड़े कवि गीतकार हमसे बात करें। अंत में बस एक आखिरी सवाल है, इस देश का जो सबसे बड़ा राजा हुआ है, इस देश का जो सबसे बड़ा संत हुआ है, इस देश में जिसने सारे भेदभाव मिटा दिए हैं, वो हुए हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और उनके नाम पे लोग झगड़े करते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे झगड़े करने वाले लोग, चाहे किसी भी साइड के हों। जीत हमेशा प्यार की होगी। राम का जो असली संदेश है, समाज का भेदभाव मिटा देना है, समाज के अंदर जो है सबको बराबरी पे लाना है, ये उनका मैसेज है। एक आखिर में आपकी एक बहुत ही मशहूर कविता है। श्री राम जी का बन जाना तय था पहले से, देवताओं ने ये बना रखा था कि श्री राम जी को बाकायदा ट्रेंड करके राक्षसों का विनाश करना है। और कई सारे श्राप थे, श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था और अहिल्या को श्राप था। तमाम सारे श्राप ऐसे थे जिनका उद्धार राम को करना था, इसलिए उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था। हर मनुष्य का जन्म इसीलिए होता है। हरिशंकर परसाई का आज जन्मदिन भी है। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि हो सकता है ये धरती किसी दूसरे लोग कन्नर को हो जहाँ से हम मर के आ रहे हैं। और श्री राम शर्मा कहते हैं मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। आदम हुआ, एडम यू, मनु शत्रुपा के बारे में कहा गया कि स्वर्ग से इन्होंने कोई गलती की तो यहाँ आए। तो कुल मिला के मानव जीवन जो है वो अभिशप्त जीवन है। हम शायद यहाँ सजा काट रहे हैं, अन्यथा हम देवता थे। इसी बात को मैंने लिखा है। राम ने छोड़ा और लवकुश ने पकड़ लिया, तो राम गए छुड़ाने, अयोध्या की सारी सेना गई तो धराशायी है। तो वो कहते हैं श्री राम उस दिन, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। राम के लिए पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम
सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। इस गीत का यही उद्देश्य है। और अगर इस गीत पर चर्चा की जाए तो बहुत समय है, अब उतना समय नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए उन विषयों को मैं फिर कभी किसी दिन आपसे के साथ चर्चा करूंगा जरूर। लेकिन इस गीत के माध्यम से जो संदेश था, असली संदेश, वो चला गया है कि सिर्फ पूजा नहीं बल्कि अमल की ज़रूरत है। अगर आप राम राज लाना चाहते हैं, आप राम भगवान या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी हैं, तो फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो समाज में खुशहाली आएगी। और हम उम्मीद करते हैं देश के अंदर जो रामचंद्र जी का मैसेज था वो समाज को बांटना नहीं है बल्कि जोड़ना है। हम सब ऐसे ही मिल के चलेंगे, देश को मजबूत करेंगे, तरक्की करेंगे और भारत महाशक्ति बन के रहेगा।